बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का वही अध्याय 10 ही पढ़ेंगे वापस। उसका अगला जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? कार्बन स्थिरीकरण। कार्बन स्थिरीकरण में हमने पढ़ा था C3 साइकिल और आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल और केम साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल हम क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है C4 साइकिल और केम साइकिल, जो कि दोनों ही हमारी जो विधियाँ हैं वो किसकी हैं? कार्बन स्थिरीकरण की विधियाँ हैं। यानी हमारी C3 साइकिल के द्वारा भी कार्बन का स्थिरीकरण होता है और इन दोनों विधियों के द्वारा भी कार्बन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो C4 साइकिल हम लोग देख रहे हैं, इसको C4 क्यों कहा गया है और इसका दूसरा नाम है हैसलैक चक्र। इसको भी हमने हैसलैक चक्र क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दो वैज्ञानिक हुए थे, कौन से? कैप्री-लोब ने किया था मक्के के पौधों की पत्तियों पर अध्ययन किया, और जो कोर्टचॉक वैज्ञानिक हुए थे उन्होंने गन्ने के पौधे की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका क्या किया? अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो CO2 का स्थिरीकरण होता है, CO2 के स्थिरीकरण में हमने जब केल्विन साइकिल पढ़ा था तो वहाँ क्या पढ़ा था कि हमारा जो प्रथम उत्पाद है वो कौन सा है? 3PGA। कौन सा है? 3PGA यानी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन जो कि कितने कार्बन वाला यौगिक है? 3 कार्बन वाला। लेकिन इन्होंने जब इनका अध्ययन किया मक्के पर और गन्ने पर तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ये C3 तो है ही नहीं, इसका 3 कार्बन वाला यौगिक तो है ही नहीं प्रथम स्थायी उत्पाद, बल्कि दूसरा है स्थायी उत्पाद कौन सा? 4 कार्बन वाला, जिसका नाम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। दूसरा नाम क्या है हमारे? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो यहाँ तो डिफरेंस हो गया। तो कार्बन का स्थिरीकरण यहाँ पर हमारे 3 कार्बन वाला ना हो करके कितना था? 4 कार्बन वाला था, इसीलिए इस साइकिल का नाम था C4 साइकिल। अब इसको हैसलैक चक्र क्यों कहा गया? हैसलैक चक्र का एक रीजन है कि जो हैच और स्लैक हैं ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो भी बात बोली थी, जो बात इन्होंने बताई थी, इसकी इन्होंने क्या की? पुष्टि की। पुष्टि करने के साथ साथ पूरा साइकिल ये किस तरीके से होता है, इसका पूरा परिपथ कौन सा है, उस परिपथ के इन्होंने क्या किया? खोज की। इसलिए इस साइकिल का नाम दिया गया हैच और स्लैक चक्र। तो C4 साइकिल का रीजन है 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है पहला उत्पाद, और हैसलैक चक्र का मतलब क्योंकि इसके परिपथ की खोज किसने की? हैच और स्लैक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चक्र है हमारा C4 साइकिल ज़्यादातर एकबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। सारे एकबीजपत्री पौधों में नहीं, कुछ एकबीजपत्री पौधे हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, गन्ना है। ठीक है, और भी हैं XYZ, और लेकिन कुछ हमारे द्विबीजपत्री पौधों में भी पाया जाता है। लेकिन जनरली द्विबीजपत्री पौधों में कौन सा साइकिल पाया जाता है? C3 साइकिल। लेकिन कुछ द्विबीजपत्री ऐसे भी हैं अपवाद के रूप में जिनमें हमारा C4 साइकिल पाया जाता है। तो जिन भी पौधों में ये साइकिल पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम C4 पौधे। क्या कहेंगे हम? C4 पौधे। ठीक है, अब ये C4 पौधे जो हैं इनका कुछ, इनकी जो पत्तियां होती हैं, क्या इन पत्तियों का भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा C3 साइकिल का होता है? तो इसका भी अध्ययन किया गया और इनके अध्ययन के दौरान हमें पाया गया कि इसकी जो संरचना होती है इनकी पत्तियों की वो होती है कैसी? क्रेंज शारीरिकी होती है। कैसी होती है? क्रेंज शारीरिकी। इसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब होता है यहाँ पर जो हमारी इसके अंदर जो होती हैं पत्तियाँ जो होती हैं इनमें खम्बू तक और स्पंजियों तक दोनों में विभेदन नहीं होता, या खम्बू तक तो होता ही नहीं है, ओनली कैसा होता है? मृदु तक होता है, स्पंजी मृदु तक होता है, जिसमें हमारी जो पर्णमध्यूतक की कोशिकाएँ हैं वो कैसी हैं? एक माला के रूप में है। ठीक है, कैसी हैं वो? एक माला के रूप में पाई जाती हैं। और क्रेंज का मतलब ही जर्मन भाषा में क्या होता है? माला। ठीक है, तो माला के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनके एनाटॉमी को नाम दिया गया है क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी। ठीक है, अब इन पौधों की, इनमें इनकी जो पत्तियां हैं इनमें क्या खास बात होती है? यहाँ 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। जनरली जो C3 पौधे होते हैं उनमें 2 प्रकार के हरित लवक नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ जो इस वाली पत्तियाँ होती हैं C4 पौधों की उनमें 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारी मीजोफिल कोशिकाएँ हैं, पर्णमध्योतक कोशिकाएँ हैं। यहाँ होते हैं छोटे छोटे हरित लवक। कैसे होते हैं? छोटे छोटे हरित लवक होते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, और जो कैसे होते हैं? ग्रेनम वाले, इनके अंदर ग्रेना भी पाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये वाली जो कोशिकाएं देख रहे हैं, जो संवहन बंडल, ये बीच में क्या है? संवहन बंडल। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये संवहन बंडल है, और इसके चारों तरफ एक लेयर है कोशिकाओं की, इसे बोलते हैं हम पूलाच्छद। इसे क्या बोलेंगे? पूलाच्छद, और इंग्लिश में कहेंगे इसको बंडल शीथ। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? बंडल शीथ सेल। इन कोशिकाओं में भी हम हरित लवक देख रहे हैं, लेकिन ये हरित लवक कैसे हैं? इनसे साइज में बड़े हैं।
यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इनमें हरित लवक बड़े होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ यहाँ पे ग्रेना नहीं होते। इनमें क्या नहीं होते? ग्रेना नहीं होते। ठीक है, तो ग्रेना कहाँ होते हैं? यहाँ पर होते हैं, और इनमें ग्रेना नहीं होते हरित लवक के ये, लेकिन इनमें ग्रेना नहीं होते। तो C4 पादपों में 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, पर्णमध्योतिक कोशिकाओं में छोटे और ग्रेना युक्त। ठीक है, और पूल अच्छत कोशिकाएं जो ये वाली हैं उनमें कैसे होंगे? बड़े और ग्रेना विहीन हरित लवक पाए जाते हैं। इस पॉइंट को हमें समझ में आया। अगला पॉइंट है हमारा C4 पादपों में जो प्रकाशिक अभिक्रिया हो गया। आप समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ ग्रेना है, इनमें क्या है? इन हरित लवकों में ग्रेना है, इसलिए प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होगी? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। ठीक है, और जो हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ होगी? पूल अच्छत कोशिकाओं में। अब अभिक्रियाएँ दोनों ही होंगी, यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया होगी और यहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, और हम अभी स्त्रीकरण की अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें कि कार्बन का स्त्रीकरण होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं जो C4 पादप होते हैं उनमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं। ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं भी प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं, और दूसरी कौन सी हैं? ये पूलाच्छत कोशिकाएं भी प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि इन दोनों में ही मिलकर के क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं। C4 चक्र जो होता है, ये तो हमने देख ली, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनकी शारीरिकी किस तरह की होती है। तो 2 प्रकार के हरित लवक हमें क्लियर हो ही गए। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र की क्रियाविधि कहाँ पूरी हो रही है? कंप्लीट हमने बताया ही था। ये पर्णमध्योतक कोशिकाएं, यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया, और जो हमारी बंडल अच्छत की जो कोशिकाएं हैं, बंडल शीत की जो कोशिकाएं हैं, इनमें कैसी हो रही है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये जो है हमारा, ये जो कोशिकाएं हैं हमने बनाई हैं, यहाँ पर मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, हमने एक डायग्राम जो बनाया, ये नीचे वाला क्या है? हमारा पूलाच्छत वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे हरित लवक हैं? हमारी पूलाच्छत में बड़े बड़े, और यहाँ कैसे हैं? छोटे छोटे। लेकिन यहाँ पर है ग्रेना, लेकिन यहाँ नहीं है ग्रेना। ठीक है, तो ये ग्रेना विहीन है और ये ग्रेना युक्त है। अब जो वायुमंडल की CO2 है, हमें वायुमंडल की CO2 दिखाई दे रही है, C है, और ये दोनों ऑक्सीजन के अणु हैं। वायुमंडल की जो CO2 है उसको कौन ग्रहण कर रहा है? यहाँ पर जो हमारा C4 साइकिल है, C3 साइकिल में किसने ग्रहण किया वायुमंडल की? इसको PEP ने ग्रहण, उसने RUBP ने किया था। लेकिन यहाँ पर कौन ग्रहण करता है इसको? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, PEP का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल, जो कि इसमें इन कोशिकाओं में पहले से ही मौजूद होता है। तो वायुमंडल की CO2 इस PEP के साथ में क्रिया करेगी और क्या बना लेती है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो कि कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला है। PEP कैसा था? 3 कार्बन वाला था। तो 3 कार्बन वाले यौगिक से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेती है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि इसका क्या है? प्रथम स्थायी उत्पाद है। ठीक है, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है, ये थोड़ी देर में किस में परिवर्तित हो जाता है? इसका अपचयन हो जाता है मैलिक अम्ल में है। और यहाँ NADPH जो होता है, NADPH से हमें क्या मिलता है? ये NADP मिलता है। ठीक है, इसका अपचयन हो जाएगा यहाँ पर। मैलिक अम्ल जब बन जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक किस में परिवर्तित हो गया? मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। कहाँ पर? इसी में, मीजोफिल कोशिकाओं में। जैसे ही ये मैलिक अम्ल में बदलेगा, ये मैलिक अम्ल कहाँ एंटर करेगा? बंडल शीत की कोशिकाओं में एंटर करेगा। ठीक है, दिख रहा है हमको? बंडल शीत की कोशिकाएं जो हैं, यानी कि जो पूलाच्छत की कोशिकाएं हैं, उनमें ये एंटर कर जाता है। एंटर करने के पश्चात जो CO2 यहाँ पर मिक्स हो गई थी इसमें, वो CO2 क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, और कहाँ पहुँच गई? C3 साइकिल में पहुँच गई। अब वहाँ से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? इधर ये C3 साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, और वापस जो मैलिक अम्ल है, ये CO2 इसमें से निकल गया, और CO2 निकलने के पश्चात यहाँ पर कौन सी चीज़ में एंटर कर जाएगा? ये पाइरुविक अम्ल में। किस में एंटर कर जाता है? पाइरुविक अम्ल में एंटर करेगा, परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल से CO2 निकलने के पश्चात ये किस में चेंज हो जाता है? पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। और ये जो पाइरुविक अम्ल है कहाँ एंटर करेगा? वापस मीजोफिल कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, यानी मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करता है। और वहाँ ये पाइरुविक अम्ल जो होता है, ATP के एक अणु से इसमें यहाँ पर क्या निकलता है? फॉस्फेट अणु बाहर निकल जाते हैं। 2 फॉस्फेट अणु बाहर निकल जाते हैं, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ पर। और पाइरुविक अम्ल ऊर्जा के द्वारा किस में बदल जाएगा? फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। तो इसको बदलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, ATP की आवश्यकता होती है। तो पाइरुविक अम्ल जब फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में बदलता है तो ATP का अणु टूट करके किस में बदल जाता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। ये तो ट्राइफॉस्फेट था यहाँ पर, लेकिन यहाँ किस में बदल जाता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है। और क्या बन जाता है? फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा साइकिल हमारा चलता रहता है।
CO2 आएगी और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनेगा PEP से मिल करके, वापस मैलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। मैलिक अम्ल हमारा नीचे आकर के पूल अच्छेद में आकर के वापस इसमें से CO2 निकल जाएगी, यानी यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। डिकार्बोक्सिलेशन होने के पश्चात में ये किस में बदल गया, पायरुविक अम्ल में बदल गया। और पायरुविक अम्ल एंटर कर जाता है किसमें, पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में एंटर कर जाता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल हमारा चलता रहता है। और साथ में यहाँ पर हमारा किस में चला जाएगा, ये CO2 हमारी कहाँ पहुँच जाती है, केल्विन साइकिल में पहुँच जाती है। केल्विन साइकिल में पहुँचने के पश्चात इससे क्या बन जाता है, वापस वही शर्करा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से इन पौधों के अंदर हमारी C4 चक्र के साथ साथ C3 साइकिल भी चलता है। ठीक है, तो अब हमारा कौन सी चीज़ कंप्लीट हो गई, C4 साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से हमारी वायुमंडल की CO2 अंदर आती है। पहले तो इसका स्थिरीकरण होता है, फिर इसका डिकार्बोक्सिलीकरण होता है, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद में इनका पुनरुद्भवन होता है वापस से। ठीक है, इस तरीके से ये सारा हमारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम किस पर, अगला आता है हमारा कैम्प साइकिल। ठीक है, अब ये कैम्प साइकिल कौन से पौधों में प्राप्त होता है हमको, कैम्प साइकिल के लिए होते हैं जो हमारे रेगिस्तान होते हैं, शुष्क जो जगह होती हैं, शुष्क स्थान जहाँ होते हैं वहाँ पर हमारा ये उन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें कैम्प साइकिल होता है। जैसे नागफनी है, एगेव है, युक्का है, ये कैसे पौधे हैं, रेगिस्तानी पौधे हैं, रेगिस्तान में उगने वाले। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कैसे पौधों में मिलता है हमको, मासल और शुष्क वातावरण, मासलोद्भिद कहलाते हैं ये, या शुष्कोद्भिद। ऐसे वातावरण में जो पौधे उगते हैं उन पौधों में कैम्प साइकिल पाया जाता है। ठीक है, कैम्प साइकिल को हम कहते हैं क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। सी क्रेसुलियन से हो गया हमारा C, एसिड से हो गया हमारा A, और मेटाबॉलिक से हो गया हमारा M, आगे आ गया हमारा साइकिल। अब इसको क्रेसुलियन अम्लोपापचय चक्र क्यों कहा, इसका रीज़न है कि जो क्रेसुलियन अम्लोपापचय चक्र इसको इसलिए कहा क्योंकि ये क्रेसुलेसी जो फैमिली के पौधे हैं उनमें पाया जाता है। क्रेसुलेसी फैमिली के जो पौधे हैं वो कौन से, नागफनी, एगेव, यक्का जो हैं उनमें ये पाया जाता है, इसलिए इस साइकिल का नाम दिया गया है क्रेसुलियन अम्ल उपापचय चक्र। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ऐसे जो पौधे होते हैं उनकी भी जो हमारी एनाटॉमी होती है वो इस तरह की नहीं होती है। इनकी एनाटॉमी हमारे जो बिल्कुल सिंपल पौधे होते हैं उन्हीं की तरह से होती है, लेकिन यहाँ हमारी रात्रि में क्रिया अलग तरह से होती है और दिन में इन पौधों में क्रिया अलग प्रकार से होती है। ठीक है, इनके जो रंध्र होते हैं रात्रि में खुलते हैं, इन पौधों की खास बात होती है रात्रि में ही इनके रंध्र खुलते हैं और दिन के समय ये बंद रहते हैं, ये ही इनकी स्पेशल बात है। ठीक है, और ऐसे रंध्र जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम तिमिर सक्रिय रंध्र। तिमिर का मतलब होता है रात। ठीक है, रात्रि में अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जब रात्रि में जब रंध्र खुलेंगे तो CO2 अंदर उसमें एंटर करेगी। ठीक है, तो रात्रि में ही जो पत्तियाँ होती हैं CO2 का अवशोषण करेंगे और पत्तियों की जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं उनमें पहले से कौन सी चीज़ मौजूद है, PEP मौजूद है। ये PEP क्या करेगा, वापस वही CO2 को ग्रहण करेगा और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाएगा। सिस्टम हमारा वही है पूरा, कहीं कोई चेंज नहीं है। वाला चेंज क्या है, सिर्फ यहाँ ये वाला जो कार्य हो रहा है वो कब हो रहा है, रात्रि में हो रहा है, और ये वाला जो कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, दिन में हो रहा है। ठीक है, तो रात्रि में जो पत्तियां हैं CO2 का अवशोषण करेंगे और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जो PEP मौजूद है वो इसको लेकर के क्या बना रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, जो कि कितना है, वही 4 कार्बन वाला यौगिक है। ठीक है, और वो इसके बाद में जो हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किस में चेंज हो गया, मैलिक अम्ल में चेंज हो गया। मैलिक अम्ल में चेंज होने के बाद वो वापस कहाँ पहुँचेगा, हमारी बंडल शीत कोशिका में पहुँचेगा। दिन के समय क्या होगा, मैलिक अम्ल के में डिकार्बोक्सिलीकरण होता है। यहाँ हमारे हरित लवक अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं, बस यहाँ पर जो हमारा साइकिल है वो तो यही है, इस तरह की हमारी शारीरिकी नहीं है इन पौधों की। तो वापस ये चीज़ एक ही जगह पर होती है, कंप्लीट होती है। बस क्या चेंज आता है यहाँ पर कि पायरुविक अम्ल जो मौजूद है वो वायुमंडल की CO2 को लेगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल वापस किस में चेंज हो जाएगा, मैलिक अम्ल में। मैलिक अम्ल में से वही डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगी। ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर कि पर्ण मध्योतक से बंडल शीत में आएगा या बंडल शीत से उसमें जाएगा। यहाँ पर एक ही प्रकार का जो हमारा बीच वाला जो पार्ट है दोनों अधिचर्म के बीच में वो सेम है। ठीक है, बस यहाँ रंध्रों में डिफरेंस है कि रंध्र यहाँ पर रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है, तो मैलिक अम्ल चेंज हो जाएगा। मैलिक अम्ल से क्या बनेगी, यहाँ पे वापस CO2 रिलीज हो जाएगी। CO2 रिलीज होने के बाद में वापस ये पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। मैलिक अम्ल किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और वापस जो CO2 है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगी, कैल्वन साइकिल में। उसी की तरह से कैल्वन साइकिल में प्रवेश कर जाएंगे और कैल्वन साइकिल में प्रवेश करने के पश्चात क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगी, यानी कि शर्करा का निर्माण करेगी। ठीक है,
तो इस तरह से जो हमारा साइकिल है ये वाला हमारा कैम साइकिल भी कंप्लीट होता है। कैम साइकिल और C4 साइकिल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका जो सिस्टम है हमारा वो इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर बस जो हमारी शारीरिकी है उसमें चेंज है। यहाँ जो रंध्र हैं वो रात्रि में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो पर्णमध्युता कोशिकाओं का अलग प्रकार का है और बप्पाकुलाच्छद का कोशिकाओं का अलग है। तो इस तरह से हमारा जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है यानी कार्बन स्थिरीकरण की जो विधि है वो हमारी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देख लेंगे C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या है। यहाँ जो C3 साइकिल होता है इसमें कार्बन का स्थिरीकरण एक ही बार होता है, लेकिन C4 साइकिल में हम देख रहे हैं 2 बार होता है। एक बार तो यहाँ हो गया, फिर दूसरी बार यहाँ होगा। ठीक है दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारा C3 साइकिल था वहाँ पर हमारा प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, 3Pg है, जबकि हमारे C4 साइकिल में क्या था, C4 साइकिल में हमारा 4 कार्बन वाला है जिसे कहते हैं हम ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इस तरह से हमारी कुछ छोटे छोटे से जो डिफरेंस है उनको हम याद रख लें। ठीक है, और यहाँ इनकी जो शारीरिकी होती है वो अलग प्रकार की होती है। 2 प्रकार के इनमें हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि इनमें एक ही प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा जो कार्बन स्थिरीकरण की जो विधियाँ हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल हमारा आज कंप्लीट हुआ, और ये हमारा टॉपिक, ये जो हमारा अध्याय 10 है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है